डियर स्टूडेंट, अगर आप एक ऐसी वीडियो चाह रहे हैं जिस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपके एमसीक्यूज फिजिक्स के 12/12 मार्क्स आए और आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी 100% जो है वो पेपर के मुताबिक हल हो जाएं, तो बिल्कुल आप एक राइट वीडियो के ऊपर मौजूद हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपके एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है 110% बिल्कुल एक्यूरेटली आपका पेपर चाहे मॉर्निंग में है चाहे इवनिंग में है, पंजाब के जिस बोर्ड से भी आपका ताल्लुक है, आपका पेपर 110% जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ये आपको नजर आ रहा है, तो ये आपका स्मार्ट सिलेबस है। स्मार्ट सिलेबस जो आप जानते हैं, इसी के मुताबिक आपने तैयारी की हुई है। ये जो टॉपिक आपको यहाँ पे मेंशन नजर आ रहे हैं, ये वाले, ये आपने नहीं करने हैं, आपने अच्छे तरीके से तैयारी की होगी। ये इसके ऊपर डिटेल से हमारी वीडियो मौजूद है, स्मार्ट सिलेबस का भी आपको मैंने बताया हुआ है। तो सबसे पहले आपका ये काम है कि आपने आखिरी जो 2 दिन रह गए हैं पेपर को, तो बहुत सारे बच्चे आखिरी 2 दिन में जरा तैयारी के ऊपर जोर लगाते हैं, तो आखिरी 2 दिन में भी अगर अच्छे से तैयारी कर लें तो आपका पेपर बड़े अच्छे तरीके से हो सकता है। सबसे पहले आपका जो पार्ट 1 है ऑब्जेक्टिव, 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। एमसीक्यूज विल बी डेवलप्ड फ्रॉम द एंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक, यानी एंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक जो कि स्मार्ट सिलेबस में शामिल है वो है, उसमें से आने तो 12 एमसीक्यूज ये आपके होंगे। तो ये 12 एमसीक्यूज हैं और इसी के मुताबिक जो है वो आपका एक पेपर मॉडल पेपर भी बोर्ड ने जारी किया हुआ है, इसी के मुताबिक जो है वो आपका पेपर आएगा। तो ये इसी के मुताबिक जो है वो मैंने आपके लिए एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपके लिए तैयार की है, जिसको कंप्लीट देखने के बाद ना सिर्फ शॉर्ट बल्कि एमसीक्यूज 12/12 जो है वो कंप्लीट अच्छे तरीके से जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। चलें जी, हम अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 फिजिक्स स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो आपको मैंने बताया है, आप 2026 के अंदर ये वीडियो देख रहे हैं जो कि आपका पेपर अभी होने जा रहा है, तो उसके लिए वीडियो जिसमें स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हम करेंगे। टोटल मार्क्स आपके 60 हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव 12 मार्क्स के हैं, सब्जेक्टिव आपका 48 मार्क्स का होगा। टॉपर टिप से मुराद होगी यहाँ पे वो सारी टिप्स आपके साथ शेयर की जाएंगी जिनके ऊपर टॉपर स्टूडेंट जो 60/60 मार्क्स लेते हैं, वो जो टिप्स को अप्लाई करते हैं वो आपके लिए भी हैं। स्टडी स्मार्ट फोकस एग्जैक्टली ऑन दीज क्लस्टर टू मैक्सिमाइज द मार्क्स, यानी कि एमसीक्यूज के लिए डबल वेटेज चैप्टर 3, 4, 6, यानी आपका जो चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 6 है उसमें से 2 एमसीक्यूज आने हैं, और सिंगल वेटेज ऑल अदर, यानी बाकी जितने भी चैप्टर हैं इसके अलावा उनमें से एक एमसीक्यूज आना है। तो ये बात आपने जरूर ज़हन में रखनी है कि इस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्टिव 48 मार्क्स का होगा। शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके आएंगे चैप्टर 1, 2, 3 में से आएगा शॉर्ट क्वेश्चन, फिर शॉर्ट क्वेश्चन जो है 4, 5, 6 में से भी होंगे, और शॉर्ट क्वेश्चन 7, 8, 9 में से भी होंगे। तो ये मैंने आपके लिए क्लस्टर बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले हमारा जो मेन फोकस है वो एमसीक्यूज है। तो एमसीक्यूज मैंने आपके, क्योंकि 12 एमसीक्यूज आने हैं, लेकिन मैंने आपके लिए यहाँ पे 50 एमसीक्यूज जो हैं वो देखें, ये आपको नजर आ रहा है 50 एमसीक्यूज यहाँ से शुरू हो रहे हैं, 1 से शुरू होते हैं, और ये आपके लिए 50 एमसीक्यूज यहाँ पे मैंने तैयार किए हैं। ये वाले 50 एमसीक्यूज अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उनको समझ के सॉल्व करते हैं, तो फिर आपके 12 के 12 एमसीक्यूज 110% ठीक जो होंगे। और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हाईलाइट भी किया है और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, और जहाँ साथ साथ जो आपको इस पूरा कॉन्सेप्ट दिया जाएगा ताकि इस एमसीक्यू से रिलेटेड अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है तब भी आप उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लें। तो आपका मकसद ये है, आपका काम ये है कि आपने इस वीडियो को कंप्लीट तक एंड तक देखना है, तब आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। सबसे पहले हम एमसीक्यूज को जाने से पहले जो 9 चैप्टर हैं, 9 चैप्टर में से हल्का हल्का जो मेन आपके टॉपिक्स हैं उनको जल्दी से समझ लेते हैं। चैप्टर 1 आपका मेजरमेंट वाला चैप्टर है। मेजरमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से एमसीक्यूज आ सकता है वो प्रिसीजन वर्सेस एक्यूरेसी। आपको पता होना चाहिए प्रिसीजन क्या होती है, एक्यूरेसी क्या होती है, इनके दरमियान डिफरेंस भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। प्रिसीजन डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रूमेंट लीस्ट काउंट, ठीक है, प्रिसीजन से मुराद है जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं उसका आपका लीस्ट काउंट कितना है। देखिए प्रिसाइज नॉट एक्यूरेट, अब यहाँ पे हमने हिट करना है, हमारा टारगेट जो है ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, तो हमारे जो तीर मारे हैं वो प्रिसाइज है। प्रिसाइज से मुराद बिल्कुल एक जगह पे जाके लग रहे हैं, लेकिन एक्यूरेट नहीं है, लेकिन क्योंकि वो अपनी जगह पे नहीं लग रहे, कहीं और लग रहे हैं, लेकिन लग एक साथ रहे हैं। तो ये होता है प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। एक्यूरेसी क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ट्रू वैल्यू। ये देखें तीनों के तीनों एक जगह पे लग रहे हैं, ठीक है, तो प्रिसाइज भी है, यानी प्रिसाइज से मुराद बिल्कुल तीनों तीर एक जगह पे जाके लगे हैं, और एक्यूरेट भी है, तो ये
प्रिसाइज या प्रिसीजन या एक्यूरेसी में डिफरेंस आ जाता है, तो आप इस तरह डायग्राम बना के या इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये बेसिकली एमसीक्यूज के वाले से बता रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज पूछे जाने हैं, तो एमसीक्यूज के वाले से आपकी तैयारी में करवाने लगा हूँ पहले, और साथ शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से। वॉच आउट फॉर जीरो एरर, यहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करेंगे उसकी जीरो एरर भी देखनी है। ऐड इफ लेफ्ट सब्ट्रैक्ट इफ राइट, या उसने आपको जो है लेफ्ट साइड पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यहाँ राइट पे है, यानी लेफ्ट साइड पे है तो ऐड करना पड़ेगा, राइट पे है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब जो एमसीक्यूज आपके और आ सकते हैं वो मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच के बारे में आ सकते हैं। मैकेनिकल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट 0.1 सेकेंड है और डिजिटल स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट है 0.01 सेकेंड है। ठीक है, यह आ गया टाइम इंस्ट्रूमेंट से इसे आप टाइम मेजर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बीम बैलेंस है, फिजिकल बैलेंस है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। मोस्ट प्रिसाइज इसमें जो है इसकी प्रिसिशन 0.1 mg, ये सबसे ज़्यादा जो इसमें प्रिसाइज आप हासिल कर सकते हैं, एक्यूरेसी वो 0.1 mg तक है। ये एमसीक्यूज के वाले से ज़रूरी हैं, ये भी एमसीक्यूज में आपके छोटे छोटे पॉइंट जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये पहले चैप्टर के हिसाब से होगा। फिर चैप्टर नंबर 2 मोशन एंड ग्रेडियंट। अब टाइप्स ऑफ मोशन आपने पढ़ी हैं। ट्रांसलेशनल मोशन है, ठीक है, एवरी पार्टिकल मूव्स इन सेम डायरेक्शन, गाड़ी जा रही है। या ट्रांसलेटरी मोशन है जिसमें गाड़ी का हर पार्टिकल उसके साथ जो है वो मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में। रोटेशनल मोशन है, स्पिन अबाउट एन एक्सिस, पंखा घूम रहा है, ये एक रोटेशनल मोशन है जो कि अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है। वाइब्रेटरी मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन होती है, ये पेंडुलम की मोशन होती है, टू एंड फ्रो अपने जो है आगे पीछे हो रही है, ये वाइब्रेटरी मोशन है। ठीक है, ये आपके टाइप्स ऑफ मोशन आ सकता है। फिर द पावर ऑफ ग्रेडियंट, आपका जो है ग्रेडियंट डेल्टा एस से मुराद है ये आपका डिस्टेंस है एस और ये आपका टाइम है। डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा टी, यानी जो डिस्टेंस में तब्दीली है और जो टाइम में तब्दीली है इज इक्वल टू स्पीड होगा, और ये आपका फार्मूला भी न्यूमेरिकल के अंदर जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। ग्राफ भी यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे स्पीड को v से लिखेंगे, टाइम को t से लिखेंगे। ग्रेडियंट डेल्टा v डिवाइड बाई डेल्टा टी, तो एक्सेलरेशन आप इससे फाइंड कर सकते हैं, ये एक्सेलरेशन का फार्मूला भी यहाँ से बन जाएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी और आपके न्यूमेरिकल भी इस तरह ये अच्छे तरीके से हो सकते हैं। टॉपर टिप क्या है, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड, यानी जब भी ये न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल बल्कि मॉडल पेपर में उस तरह का दिया भी हुआ है, एमसीक्यूज भी दिया हुआ है। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ जब टोटल डिस्टेंस कवर हमारे पास आ जाएगा, जब भी कहेगा किसी गाड़ी का किसी बॉडी का टोटल डिस्टेंस कवर्ड बताएं तो एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ जितना भी आएगा, ये एरिया, ये वाला एरिया जितना भी बन रहा है ये आपका टोटल डिस्टेंस कवर्ड में आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये ज़रूरी है एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से समझने के लिए और हल करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स एंड फोर्सेस। ठीक है, तो इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें से एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है, द 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर सबसे ज़्यादा तेज़ फोर्स है, स्ट्रॉन्ग है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, डॉक्टर अब्दुल सलाम यूनिफाइड दिस विद वीक फोर्स। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा प्रोटिप आप पढ़ना चाहें पढ़ लें, वरना इसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़रूरी नहीं है। वीक न्यूक्लियर फोर्स है, उसके बाद ग्रेविटेशनल, वीकेस्ट बट इनफाइनाइट रेंज, ये वीकेस्ट है लेकिन इसकी जो रेंज है इनफाइनाइट है। अब लिमिटेशन, न्यूटन्स लॉ, जो न्यूटन्स लॉ पढ़े हमने उसकी लिमिटेशन से मुराद होता है, पेपर में भी आपसे पूछा जा सकता है लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ, यानी कहाँ पे ये लॉ अप्लाई नहीं होता। दे फेल व्हेन ऑब्जेक्ट आर वेरी स्मॉल, यानी ये लॉ जब ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होता है, वो छोटा जैसे एटॉमिक लेवल जैसा और मूविंग क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ जो मून स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से मूव कर रहा हो तब ये लॉ जो है प्रॉपरली वर्क नहीं करता। रियलिस्टिक मैकेनिक्स, ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद द फ्री बॉडी डायग्राम FBD। अब ये एक मेज़ है, मेज़ के ऊपर समझ एक किताब पड़ी है, तो उसका जो वज़न है नीचे की तरफ, तो W इज इक्वल टू mg होगा। WM से मुराद उसकी मैस, G से मुराद ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है। तो इस तरफ जो है ये फ्रिक्शन होगी, फोर्स अगर इस तरफ अप्लाई हो रहा है तो इस तरफ पुल हो रहा है, और ये इसका नॉर्मल रिएक्शन है, यानी हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। किताब मेज़ के ऊपर पड़ी है या बॉडी कोई मेज़ के ऊपर पड़ी है, तो मेज़ उसको ऊपर की तरफ जो है वो धकेल रहा है, किताब इसको नीचे की तरफ धकेल रही है। W इज इक्वल टू mg वेट, तो फोर्स अप्लाई हो रही है। फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट W इज इक्वल टू mg फार्मूला, और आपको ये मैंने जो न्यूटन लॉ है वो भी साथ के साथ एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, चैप्टर 4 हमारे पास जो बनता है टर्निंग इफेक्ट एंड स्टेबिलिटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG, सेंटर ऑफ मास CM, ये क्या होता है?
सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? पॉइंट वेयर टोटल वेट अपीयर टू एक्ट, यानी किसी बॉडी का जो टोटल वेट जहाँ पे एक्ट कर रहा होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ये आपसे न्यूमेरिक प्रैक्टिकल में भी आ सकता है, जब प्रैक्टिकल आपके होंगे। तो पॉइंट वेयर टोटल वेट अपीयर टू एक्ट, तो वो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। सेंटर ऑफ मैस क्या होता है? पॉइंट वेयर अप्लाइड फोर्सेस काज ट्रांसलेशन विदाउट रोटेशन। सेंटर ऑफ मैस होता है वहाँ पे कुछ चीज़ को अगर मूव करें तो विदाउट किसी रोटेशन के जो है वो मूव करना शुरू कर देगी। तो ये सेंटर ऑफ मैस और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इंजीनियरिंग स्टेबिलिटी, अब ये इस्तेमाल कहाँ पे होता है, ये अगर आप पता चल जाएगा तो फिर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। वाइड व्हील बेस, ये जो गाड़ियाँ रेसी गाड़ियाँ होती हैं, इनके जो व्हील होते हैं ये बड़े चौड़े होते हैं। इंक्रीज बेस एरिया, ये अपना जो बेस एरिया से बढ़ाते हैं। बेस एरिया बढ़ने से ये फ़ायदा होगा, जब ये भागते हैं ना तो रोड के ऊपर इनकी ग्रिप बड़ी अच्छी हो जाती है। इंजन यहाँ पे लगा होता है, ये इंजन है। इंजन प्लेस्ड लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। इंजन जो है वो यहाँ पे के नीचे करके होता है ताकि गाड़ी जो है वो जब स्पीड ज़्यादा होगी तो उल्टेगी नहीं। इसकी जो ग्रिप है वो गाड़ी की सड़क के साथ बड़ी अच्छी रहेगी। फार्मूला 1 रेसिंग कार की यहाँ पे एग्जांपल दी है। रोटेशनल वर्सल ट्रांसलेशनल, इफ सेंटर ऑफ मैस मूव्स इट ट्रांसलेशन, इफ बॉडी स्पिन अराउंड सेंटर ऑफ मैस इट रोटेशनल, ठीक है। ये रोटेशनल की बात हो रहा है सेंटर ऑफ मैस और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इफ सेंटर ऑफ मैस मूव्स इट रोटेशनल होगी, इफ सेंटर ऑफ मैस स्पिन तो ये रोटेशनल होगी, ये ट्रांसलेशनल होगी। तो ये आपके पास चैप्टर नंबर 4 भी हो गया। चैप्टर नंबर 5 हमारे पास है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी के सोर्सेज कौन कौन से हैं वो हमारे पास ये हैं सोर्सेज, उनके स्केच हैं। फॉसिल फ्यूल, ये फॉसिल फ्यूल। इसके प्रोज क्या हैं? प्रोज होता है, प्रोज एंड कॉन्स अगर आता है तो फायदे और नुकसान बताने हैं। प्रोज हैं, रिलायबल है, हाई एनर्जी डेंसिटी है, रिलायबल है और हाई एनर्जी डेंसिटी यहाँ से मिलती है। नॉन रिन्यूएबल है, यानी नॉन रिन्यूएबल ऐसे जो एनर्जी हासिल होती है वो नॉन रिन्यूएबल है। और काजेज पोल्यूशन, इससे पोल्यूशन होती है, आपका माहौल जो है वो ख़राब होगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, रिन्यूएबल है, क्लीन एनर्जी पैदा होती है, इसकी पॉजिटिव बात है। लेकिन एक्सपेंसिव टू बिल्ड डिस्ट्रप्टिव इकोसिस्टम, यानी इसको तामीर करना बहुत महंगा पड़ता है और आपको जो इकोसिस्टम है उसको भी ख़राब करते हैं, तो ये इसका नुकसान है। विंड एनर्जी, नो पोल्यूशन, रिन्यूएबल, कोई पोल्यूशन नहीं है, बिल्कुल रिन्यूएबल है, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल है। विंड अगर चल ही नहीं रही तो बिजली होगी नहीं, पैदा नहीं होगी। विंड होगी तो बिजली पैदा होगी। नॉइज़ पोल्यूशन भी इससे हो जाती है, ये इसके नुकसान हैं। न्यूक्लियर की बात करें तो मैसिव एनर्जी आउटपुट है, इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है, लो कार्बन है, लेकिन रेडियोएक्टिव वेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा और एक्सीडेंट रिस्क है इसमें। यहाँ पे कोई भी ऐसा गड़बड़ होगी, मसला होगा तो इससे बहुत ज़्यादा तबाही फैल सकती है, ठीक है। तो ये इसके प्रोज एंड कॉन्स भी आपको इस तरह आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से भी आप इसको देख सकते हैं। टॉपर टिप एफिशिएंसी क्या होता है? यूजफुल आउटपुट डिवाइड बाय टोटल इनपुट। नो मशीन इज 100% एफिशिएंट, यानी कोई भी मशीन जो है वो 100% एफिशिएंट रिजल्ट नहीं दे सकती ड्यू टू फ्रिक्शन हीट लॉस, यानी हीट लॉस की वजह से। इसकी एफिशिएंसी का फार्मूला या सवाल भी आपको यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन में मैंने साथ साथ आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इस पर नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, प्रेशर एंड इलास्टिसिटी। इस चैप्टर की जानब चलते हैं। इसमें जो हमारे पास एमसीक्यूज के वाले से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो मेयरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मर्करी बारोमीटर है, वैक्यूम एट टॉप होगा, मर्करी कॉलम स्टैंड एट 76 सेंटीमीटर एट सी लेवल, ठीक है। इसका जो फार्मूला प्रेशर का P इज इक्वल टू रो जी एच, रो जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, H इसकी जो है वो हाइट होगी। फिर मेयरिंग गैस प्रेशर है, यूट्यूब मैनोमीटर है, ये डेल्टा एच हाइट में जो तब्दीली है, हाइट डिफरेंशिएट हाइट डिफरेंस इंडिकेट गैस प्रेशर। फिर हुक्स लॉ इन एक्शन है, स्प्रिंग बैलेंस फोर्स मीटर है, एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, F इज इक्वल टू के एक्स, के यहाँ पे कांस्टेंट है। तो हुक्स लॉ भी थोड़ा सा मैंने बता दिया, इसका फार्मूला भी यहाँ पे देख लें। एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ये आपका चैप्टर नंबर जो 6 है उसके एमसीक्यूज के वाले से मेन टॉपिक थे। चैप्टर नंबर 7 है थर्मल प्रॉपर्टीज, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, सॉलिड टाइटली पैक्ड वाइब्रेटिंग इन प्लेस, यानी टाइटली पैक्ड होते हैं आपस में जितने भी पार्टिकल होते हैं। लिक्विड लूजली पैक्ड, शॉर्ट मूवमेंट इनमें हो सकती है, इसमें वाइब्रेशन बहुत कम चांसेस है, ना होने के बराबर है, इसमें थोड़ी बहुत मूवमेंट हो सकती है। गैस वाइडली स्पेस्ड, इन दूर दूर तक होते हैं, रैंडम हाई स्पीड मोशन इसके अंदर होती है। एनाटॉमी ऑफ थर्मामीटर भी थोड़ी बहुत मैं आपको बता देता हूँ। सेंसिटिव नैरो कैपिलरी ट्यूब इसके अंदर होती है ये वाली। लार्ज एक्सपेंशन फॉर स्मॉल टेम्परेचर चेंज, छोटा सा भी टेम्परेचर चेंज होगा तो काफ़ी एक्सपेंड कर जाएगा। रेंज इसकी डिपेंड ऑन द लिक्विड फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, जो इसके अंदर लिक्विड डाला हुआ है नॉर्मली मरकरी होता है,
तो उसका जो फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट है उसके हिसाब से इसने एक्सपेंड करना है। ठीक है जी। यूनिफॉर्म एक्सपेंशन इंश्योर इक्वल स्केल डिवीजन, यानी इसके अंदर जो यूनिफॉर्म एक्सपेंशन होती है तो वो उसके इक्वल स्केल डिवीजन जो है, इक्वल स्केल डिवीजन एक प्रॉपर तरीके से आप इसका बुखार या चेक कर सकते हैं। ये इसका जो है वो बल्ब है। ये आ गया चैप्टर नंबर 8 मैग्नेटिज्म है आपके पास। मैग्नेटिज्म को भी देख लेते हैं। अनमैग्नेटाइज्ड आयरन है आपके पास, डोमेन कैंसल ईच अदर आउट। ठीक है, मैग्नेटाइज आयरन जो है हमारे पास ये है, डोमेन अलाइन है, इनकी सबकी डोमेन अलाइन है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक जो फील्ड है वो यहाँ पे बन रही है। बाकी मैग्नेटिक शील्डिंग और उसकी एप्लीकेशन भी है, इसको भी आप देख लें एमसीक्यूज के वाले से। ये टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया आपको। आगे रियल वर्ड इसके यूजेस भी कुछ लिखे हुए हैं। मैग्नेटिक रिले स्विचेस, टेलीफोन रिसीवर्स, मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग, अलाइन डोमेन टू द स्टोर डाटा। नेक्स्ट हमारे पास भी चैप्टर नंबर 9 लास्ट चैप्टर है, नेचर ऑफ साइंसेज है। फिजिक्स स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम। तो बायोलॉजी से कैसा तल्लुक बनता है, बायोलॉजी, बायोफिजिक्स, एमआरआई होते हैं टेस्ट, सीटी स्कैन होते हैं, सेल मैकेनिक्स है, प्लस जियोलॉजी, जियोग्राफी, अर्थक्वेक, अर्थ मैग्नेटिक कोर। उसके बाद अनाटमी में एस्ट्रोफिजिक्स, स्टार्स, गैलेक्सी के बारे में पढ़ते हैं। एनवायरनमेंट में क्लाइमेट फिजिक्स, एटमॉस्फेयर, वेदर के बारे में पढ़ते हैं। साइंस प्लस टेक्नोलॉजी प्लस इंजीनियरिंग इज इक्वल टू इनोवेशन। फिजिक्स इज द फंडामेंटल बेडरॉक फॉर मॉडर्न इंजीनियरिंग। तो ये आपके जो 9 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, इनके हल्का हल्का मैंने इनको आपको इंट्रोडक्शन दिया। ये वो है जी जो आपके एमसीक्यूज के वाले से इंपॉर्टेंट है, आपके स्मार्ट सिलेबस से मैंने लिए हैं। अगर आप वीक स्टूडेंट हैं तो इन्हीं टॉपिक पे फोकस करें। अगर आप एक लाइक स्टूडेंट है, 60 ओवर 60 नंबर लेना चाह रहे हैं, तो फिर आपने थारोली तमाम की तमाम जो स्टडीज़ है वो कंप्लीट करनी है। तो अब आ जाते हैं क्लास 9 फिजिक्स बोर्ड एग्जाम 2026। ठीक है, एग्जाम बैंक, यानी यहाँ पे आपके 50 एमसीक्यूज आपको पढ़ाए जाएंगे, समझाए जाएंगे, तैयारी करवाई जाएंगी। ये आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, चाहे वीक हैं चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, तो आपका जो एमसीक्यूज 12/12 पेपर जो अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। पहला, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्टैंडर्ड मैकेनिकल स्टॉप वॉच यूज इन लेबॉर्ट्रीज, यानी स्टैंडर्ड मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो कि लेबॉर्ट्री में यूज़ होती है उसका लीस्ट काउंट क्या है, कम से कम वो कितनी जो वैल्यू हमें दे सकती है। एक्यूरेसी का 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। स्टॉप वॉचेज 1/10 सेकेंड। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग मैथ, मैथ को मेजर करने के लिए सबसे प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। In a measurement, the degree to which a measured value reflects the true value of the object is called. In a measurement, the degree to which a measured value reflects the true value of the object is called accuracy. ठीक है, उसको हम जो है वो accuracy कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास, if you need a meter rule from an angle instead of directly above you introduce. If you read a meter rule from the angle instead of directly above यू इंट्रोड्यूस, तो इससे कौन सी एरर जो है वो पैदा हो सकती है, वो पैरालक्स एरर जो है वो हो सकती है। ए सीलिंग फैन स्पिनिंग अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ मोशन, किस मोशन की एग्जांपल बनता है, तो वो आपके पास रोटेशनल मोशन की एग्जांपल बनता है सीलिंग फैन। तो ये इस तरह देखें ना, एमसीक्यूज आपके शॉर्ट भी हैं, इजी भी हैं और मॉडरेट भी एमसीक्यूज हैं, और साथ साथ आगे चल के आप कुछ मुश्किल एमसीक्यूज भी देखेंगे तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। इसके बाद जी एमसीक्यूज नंबर 6 है, द ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट इन द डिस्टेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो कि हमने ऊपर पढ़ा है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा टी, तो वी स्पीड को जाहिर करता है। द ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये कंफ्यूज नहीं होना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ दो अलग अलग टर्म्स हैं। इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द बॉडी एक्सेलरेशन, यानी बॉडी के एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ये एक्सेलरेशन का फार्मूला भी यहाँ से ड्राइव होता है। द मोशन ऑफ ए पेंडुलम स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन, यानी पेंडुलम की जो मोशन होती है टू एंड फ्रो आगे पीछे होती है वो वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, सबसे वीक फोर्स कौन सी है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, वीक बट इनफाइनाइट रेंज होती है इसकी। Which Pakistani scientist won the Nobel Prize for unifying the weak nuclear force and electromagnetic force? डॉक्टर अब्दुल सलाम। ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा प्रो टिप है ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से साइंसदान हमारे जो फेमस हैं। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 11 के ऊपर आ जाता है एमसीक्यूज। इन ए फ्री बॉडी
डायग्राम ऑफ ए बुक लाइंग स्टेशनरी ऑन ए हॉरिजेंटल टेबल, अपवर्ड फोर्स इज द नॉर्मल डायरेक्शन। ये भी हमने ऊपर पढ़ा है, यानी एक फ्री बॉडी डायग्राम है जिसमें एक बुक टेबल के ऊपर पड़ी है बिल्कुल स्टेशनरी साकत हालत में, तो वो अपवर्ड जो फोर्स है वो नॉर्मल डायरेक्शन होगा। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन फेल टू प्रोवाइड एक्यूरेट रिजल्ट व्हेन अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट दैट आर, यानी वो वाले ऑब्जेक्ट जो मूविंग क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट होते हैं उनके मुताबिक जो उसका लॉ वो फेल हो जाता है। ए फिजिकल बैलेंस मेजर मास बाय वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ए फिजिकल बैलेंस मेजर मास बाय वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। उसके बाद नंबर 14, द फोर्स ऑफ बाइंड एटम मॉलिक्यूल एंड क्रिस्टल टुगेदर एंड कॉज केमिकल रिएक्शन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स दैट बाइंड एटम, एटम को इकट्ठे जोड़कर रखती है मॉलिक्यूल को और क्रिस्टल को, टुगेदर एंड कॉज केमिकल रिएक्शन भी जिससे होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहलाती है। नंबर 15, इन ए फ्री बॉडी डायग्राम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड बी ड्रॉन पॉइंटिंग टू द लेफ्ट अपोजिट मोशन, यानी जो मोशन की जो होती है उसकी अपोजिट जो है वो उसकी मोशन होती है, फ्रिक्शन की होती है। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज मोशन, यानी फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करती है। नंबर 16, विच डिवाइस इज यूज टू कंपेयर अननोन मैसेज विद स्टैंडर्ड मैसेज इन ए स्कूल लेबॉर्ट्री, यानी कंपेयर करना अननोन मैसेज विद द स्टैंडर्ड मैसेज, तो फिजिकल बैलेंस जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर। तो पॉइंट वेयर द एंटायर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वाला भी टॉपिक हमने पढ़ा है। द पॉइंट वेयर द एंटायर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर टू द एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। रेसिंग कार आर डिजाइन विद द लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड ए वाइड व्हील बेस, ठीक है। तो आपने गाड़ी का भी देखा है, तो लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसमें होता है और वाइड व्हील बेस उनका होता है वो इम्प्रूव स्टेबिलिटी, क्योंकि गाड़ी ने बड़ी स्पीड के साथ भागना होता है तो उसकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो ये काम सारे किए जाते हैं। इफ एन अप्लाइड फोर्स कॉज ए बॉडी टू मूव सच दैट एवरी पार्टिकल मूव इन द एग्जैक्ट सेम डायरेक्शन, ठीक है। इफ फोर्स अप्लाइड, किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करे, मूव सच दैट एवरी पार्टिकल मूव इन द एग्जैक्ट सेम डायरेक्शन, तो हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन होगी। ए बॉडी इज एन ए स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर स्लाइड डिस्टर्बेंस इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेजेज, यानी उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेजेज हो जाएगी, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये 20 एमसीक्यूज यहाँ पे मुकम्मल हो चुके हैं। एमसीक्यूज 21, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए यूनिफॉर्म स्क्वायर लाइज एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है। यानी आपका जो स्क्वायर होता है ना, ये स्क्वायर है, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी हो तो ये इसके डायगोनल है, तो डायगोनल जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी डायगोनल आपस में इंटरसेक्शन करते हैं, ये इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है यूनिफॉर्म स्क्वायर की। विच ऑफ द फॉलोइंग लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू इंप्रूव स्टेबिलिटी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी क्या काम करें जिससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इंप्रूव स्टेबिलिटी हो गाड़ी की, वो इंजन एट द बॉटम ऑफ स्पोर्ट्स कार का इंजन है वो बॉटम में रखा जाता है, तो इससे उसकी स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। द पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ ए सिस्टम इज अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड इज द सेंटर ऑफ मास होगा। द होल मास ऑफ सिस्टम अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड इज द सेंटर ऑफ मास होगा। इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी मूव्स बट द बॉडी डज नॉट स्पिन, द बॉडी इज एक्सबिटिंग, ठीक है। इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी मूव्स बट द बॉडी डज नॉट स्पिन, द बॉडी जो एक्सबिट करेगी ओनली ट्रांसलेशनल मोशन होगी। मुझे अपने ये भी कमेंट्स में बताना है कि ये सारा इंग्लिश के अंदर है, तो अगर आप उर्दू में कहेंगे तो नेक्स्ट टाइम जो अगले सब्जेक्ट या अगली वीडियोस होंगी वो साथ उर्दू में भी आपके लिए मैं कर दूंगा, एक तरफ इंग्लिश एक तरफ उर्दू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन सा जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी का है फॉसिल फ्यूल, जो कि नॉन रिन्यूएबल है। 26, ए मेजर डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इज दैट, यानी उसका जो सबसे मेजर ड्रॉबैक है, मेजर जो इसका डिसएडवांटेज है वो रिलीज ग्रीन हाउस गैसेज एंड काज पोल्यूशन, यानी रिलीज ग्रीन हाउस गैसेज एंड काज पोल्यूशन होती है उससे। 27, विच मेथड ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन यूटिलाइज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर जो यूज़ होती है तो किस वो मेथड कौन सा एनर्जी प्रोडक्शन का कहलाता है, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक कहलाता है। 28, एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल इज नाउन एज बायोफ्यूल, यानी फर्मेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, तो वो आपके पास बायोफ्यूल होगा। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन लेबॉर्ट्रीज एंड वेदर स्टेशन टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द, वो बारोमीटर होता है, जो कि लेबॉर्ट्रीज के अंदर और वेदर स्टेशन की जगह पे मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बारोमीटर हम इस्तेमाल करते हैं।
30 यू ट्यूब मैनोमीटर इज प्राइमरली यूज टू मेजर, किस काम के लिए यूज़ करते हैं यू ट्यूब मैनोमीटर? द प्रेशर ऑफ गैस इन ए कंटेनर, एक कंटेनर के अंदर प्रेशर ऑफ गैस को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। 30 MCQs यहाँ पे हो चुके हैं आपके। 31 यहाँ पे देखते हैं, एट सी लेवल द हाइट ऑफ मर्करी कॉलम इन अ बैरोमीटर, ठीक है, कितने होगी? 76 सेंटीमीटर, ये भी हमने ऊपर कॉन्सेप्ट में देखा है। विच कॉमन लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट वर्क डायरेक्टली ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हुक्स लॉ, यानी हुक्स लॉ के ऊपर कौन सा लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट काम करता है? वो है स्प्रिंग बैलेंस, सी। इन ए सिंपल मर्करी बैरोमीटर द एम्प्टी स्पेस अबव द मर्करी कॉलम इज ए वैक्यूम। सिंपल मर्करी बैरोमीटर में जो एम्प्टी स्पेस ऊपर होती है वो वैक्यूम होती है, खाली, खला। नेक्स्ट 34, एज यू गो हायर अबव द अर्थ सर्फेस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन डिक्रीज। ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, यानी जितना आप हवा में ऊपर जाएंगे तो उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा। ये MCQs भी मॉडल पेपर में आया हुआ, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए बहुत सारे बच्चे इसको इंक्रीज कर देते हैं। 35, ए सडन एंड शार्प फॉल इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेटेड बाय द बैरोमीटर यूजुअली प्रिडिक्ट ए सीवियर स्टॉर्म और रेन, यानी सडन एंड शार्प फॉल इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेटेड बाय बैरोमीटर जो है वो किसी तूफान की या बारिश की पेशन गोई होता है। तो यहाँ पे आपके जो MCQs हैं वो 35 यहाँ पे हो चुके हैं। नेक्स्ट MCQs नंबर 36 है, वाटर इज नॉट यूज्ड इन बैरोमीटर, यानी पानी बैरोमीटर में इस्तेमाल नहीं करते, इंस्टेड ऑफ मरकरी, मरकरी को करते हैं, बिकॉज वाटर इज वुड रिमेन ए ग्लास ट्यूब ओवर 100 मीटर लॉन्ग, ठीक है, वुड रिक्वायर ए ग्लास ट्यूब ओवर 100 मीटर लॉन्ग, पानी के रखना होगा तो हमें 100 मीटर लॉन्ग जो है एक ट्यूब चाहिए होगी। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी द पार्टिकल ऑफ ए सॉलिड वाइब्रेट अबाउट फिक्स्ड मीन पोजीशन, यानी फिक्स मीन पोजीशन के ऊपर वाइब्रेट करते हैं। मेकिंग ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर नैरो improves the thermometers sensitivity, नैरो ट्यूब्स लार्ज विजिबल एक्सपेंशन, जितनी नैरो होगी तो विजिबल एक्सपेंशन उतनी लार्ज हो जाएगी। द यूनिफॉर्म एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड इनसाइड a thermometer ensure that the thermometer has good linearity. The range of clinical thermometer depend on primarily on scale size and freezing and boiling point. The range of cylindrical thermometer depends primarily on scale size and freezing and boiling point. ये 40 MCQs हो गए। लास्ट के ऊपर आखिरी 10 MCQs को हम देखते हैं। परमानेंट मैग्नेट आर हैवीली यूटिलाइज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ लाउड स्पीकर, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट आर हैवीली यूटिलाइज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ लाउड स्पीकर। According to the domain theory of magnetism, an iron bar become magnetized when its internal magnet domain align in the same direction, एक डायरेक्शन में हो जाता है तो उसमें मैग्नेटिज्म जो है वो पैदा हो जाता है। In an unmagnetized piece of iron, the magnetic domain are pointing in a random direction, यानी random direction में पॉइंट कर रही होंगी। Number 44, to protect sensitive electronic instrument from external magnetic field, they are shielded using soft iron ring. Draw field line away from center. A magnetic relay operate primarily as an electrically operated switch. A magnetic relay operate primarily as an electrically operated switch. इसकी ऑप्शन ठीक है। 46, अब ये थोड़े से मैंने मुश्किल भी कहा था कि MCQs मुश्किल भी बनाने हैं, जो लाइक बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी 100% तैयारी हो जाए। Modern magnetic recording technology like magnetic tape store data by aligning magnetic domain on the tape surface. The interdisciplinary field of physics that applies physical principle to study earthquake and the magnetic field of the earth is geophysics में आता है वो। The application of physics in medical imaging techniques such as MRI and CT scan falls under medical physics, यानी इसको बायोफिजिक्स में आता है। 49, the method software and machine developed by for human using by applying scientific knowledge are collectively called technology, इनको इकट्ठा टेक्नोलॉजी कहेंगे। लास्ट MCQs, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी relies heavily on the laws of mechanics and thermodynamics। तो ये आपके जी 50 MCQs यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। मैंने डिटेल के साथ बड़े अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है, स्क्रीनशॉट भी लेते रहे होंगे आप साथ इनके जो 9 चैप्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो कि MCQs के वाले से बड़े इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको भी बता दिए हैं।
उम्मीद है कि अब आपकी कमेंट्स मुझे डन लिखना है आपने कि आपका जो बोर्ड का एमसीक्यूज़ के वाले से और शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से तैयारी है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर नहीं हुई फिर भी बताइएगा, फर्दर वीडियो भी हम अपलोड कर लेंगे। तो आपको मेरे पढ़ाने के अंदाज भी बताइएगा कि इस तरह यूट्यूब के ऊपर कोई वो टीचर नहीं पढ़ा रहा, तो मैं बड़े मेहनत से आपके लिए लेक्चर वगैरह तैयार करता हूँ, तो उसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।